देखिए, आज की जो टॉपिक है हम लोग उसको समझेंगे कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक कंप्यूटर में दो तरह के एड्रेस होते हैं। एक एड्रेस है जिसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं। मतलब हर एक कंप्यूटर में एक एड्रेस होता है जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, और फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो फिजिकल एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, तो आप देखिए 48 बिट का होता है, 48 बिट का। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो आपका फिजिकल एड्रेस है जिसे आप मैक एड्रेस कह रहे हैं, ये दरअसल हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में होता है। और हर एक कंप्यूटर का जो है मैक एड्रेस एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और मैक एड्रेस जो आपका है जिसको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोलते हैं, मैक एड्रेस जो है आपका वो 48 बिट का होता है जिसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। दरअसल ये हमारे सिस्टम के अंदर या लैपटॉप के अंदर ये जो लैन कार्ड लगे होते हैं, इसके अंदर ये मैक एड्रेस प्री डिफाइंड होता है, पहले से डिफाइंड ही होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपके सिस्टम के अंदर जो मैक एड्रेस है वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि मैक एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं, बट वो परमानेंटली चेंज नहीं होता है, टेम्पोररी चेंज होता है। अगर मान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दें तो फिर से जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है वही आ जाएगा। तो ये है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे अच्छा एक और है कि हर एक सिस्टम के अंदर जो है एक और तरह का एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आईपी एड्रेस को हम और क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा कि फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस बोलते हैं और आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, और ये 32 बिट का होता है। आईपी एड्रेस जो है 32 बिट का होता है। और ये जो आईपी एड्रेस है वो तो हम अपने अपनी मर्जी से हम किसी भी सिस्टम में कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं आईपी एड्रेस को, लेकिन जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता है। तो हमने देखा कि जो हमारे सिस्टम के अंदर प्री डिफाइंड एड्रेस है जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, वो 48 बिट का होता है, वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। और आईपी जो एड्रेस है वो 32 बिट का होता है, वो डेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो हम देखने जा रहे हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर जो है जो आपका फिजिकल एड्रेस है, देखिए यहाँ पे देखिए फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ है। फिजिकल एड्रेस 24B6FD3C5209। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो हमने आईपी config/all लिखा तो वो आउटपुट दिखा दिया। और इसी तरह से आप देखें यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर एक IPv4 भी कॉन्फ़िगर है 192.168.0.4। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक सिस्टम के अंदर मैक एड्रेस तो होता ही है, फिजिकल एड्रेस के अलावा आपका आईपी एड्रेस भी होता है। अब चलिए हम सिस्टम में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। इस वाले सिस्टम में मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊँगा। ये पैकेट ट्रेसर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं इस सिस्टम में जाके आईपी कॉन्फ़िगर करूँगा 192.168.0.1। और इसी तरह से जो हमारा सेकेंड कंप्यूटर होगा उसके अंदर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.0.2। और इसी तरह से हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे 192.168.0.3। तो हर एक कंप्यूटर के अंदर हमने आईपी एड्रेस जो है एक दूसरे से डिफरेंट डाला है। ठीक है, सॉरी।
दूसरी कंडीशन ब्रदर क्या है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैंने इस सिस्टम में कौन सी आईपी डाली है। इस सिस्टम में मैंने आईपी डाली है 192.168.0.1 और इस वाले कंप्यूटर मैंने आईपी डाली है 192.168.0.2 और इस वाले कंप्यूटर मैंने आईपी डाली है 192.168.0.3। इस बात को देखें कि ये जो है ना हमारा, इसको लैन बोलते हैं। दिस इज माई लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब अगर आप एक बिल्डिंग में अगर नेटवर्किंग कर रहे हैं, मतलब आप बिल्डिंग कई फ्लोर है उनको आप उसको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं स्विच के द्वारा, तो उसे हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन का डेफिनेशन क्या है कि लैन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप नेटवर्किंग जो है लगभग 1.25 किलोमीटर के अंदर कर रहे हैं, 1.25 किलोमीटर के अंदर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, मतलब एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की अगर डिस्टेंस अगर 1.25 किलोमीटर के अंदर है तो आपका लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये लाइन आपका है। तो आप या तो एक स्विच से डिवाइसेस को कनेक्ट करें या मल्टीपल स्विच कनेक्ट कर दें। अगर वो डिस्टेंस जो है वो 1.25 किलोमीटर का है तो आप उसे हम लैन कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। कार्ड ले लिया ना। दूसरी कंडीशन ब्रदर ये है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि हर एक स्विच के पास एक टेबल होता है। हर एक स्विच के पास एक टेबल होता है। तो मैं देखना चाहूंगा कि स्विच के पास जो टेबल है जिसे हम मैक टेबल को कहते हैं, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा शो मैक एड्रेस टेबल। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा शो मैक एड्रेस टेबल, तो फिलहाल हमारे स्विच के अंदर जो है वो किसी भी तरह का एड्रेस नहीं है। ठीक है। जब मैंने स्विच के ऊपर जाके उसके मैक टेबल को चेक करना चाहा, तो अभी जो फिलहाल मुझे आउटपुट दिख रहा है उसमें यह है कि हमारे स्विच के पास किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भाई स्विच के पास जो मैक टेबल होता है उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, तो स्विच से जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर हैं उनके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपको स्विच में मिलती है। मेरी बात समझा आपने? स्विच से जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर हैं उन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपको स्विच के मैक टेबल मिलती है। फिलहाल अभी ब्लैंक है। मतलब सर जो भी सिस्टम स्विच से कनेक्टेड है सभी का मैक एड्रेस स्विच का अंदर होता है। एग्जैक्टली यहाँ मिलेगा, जो अभी फिलहाल नहीं है। इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जिस तरह से स्विच के पास मैक टेबल होता है उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी एक टेबल होता है और उस टेबल को हम कहते हैं ARP टेबल। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कमांड प्रॉम्प्ट पे ARP-A। तो जो आउटपुट मुझे मिल रहा है वहां लिखा हुआ है नो ARP एंट्री फाउंड। मतलब हमारे कंप्यूटर के पास जो ARP टेबल है उसके अंदर अभी फिलहाल किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपने देखा कि स्विच के पास जो मैक टेबल है उसके पास भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन फिलहाल नहीं है, ब्लैंक एकदम है। और इसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर हैं उनके पास भी ARP टेबल ब्लैंक है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर A अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है कंप्यूटर B से, कंप्यूटर A अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है कंप्यूटर B से, तो ऐसे सिचुएशन में कंप्यूटर A के पास जो है कंप्यूटर B का मैक एड्रेस मालूम होना चाहिए। जब भी कोई कंप्यूटर डेटा फॉरवर्ड करना चाहता है किसी भी डेस्टिनेशन कंप्यूटर को, तो उसके पास उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि राजू को पेन दे दीजिए, तो आपने कहा कि राजू को पेन दे दिया, राजू का नाम बताया आपने लेकिन राजू का पता तो नहीं बताया आपने, तो वो पेन राजू तक कैसे पहुंचाया जाएगा? इसी तरह से अगर कंप्यूटर A अगर कोई डेटा डिलीवर करना चाहता है कंप्यूटर B को, तो कंप्यूटर A को जो है ना कंप्यूटर B का मैक एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो आपने जो कंप्यूटर में जाके आपने जो ARP टेबल चेक किया था, इसी ARP टेबल के अंदर
कंप्यूटर बी का जो फिजिकल एड्रेस है वो यहाँ होना चाहिए, जो फिलहाल है नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर को पिंग करना चाहेंगे, अगर कोई डेटा फॉरवर्ड करना चाहेंगे, तो उस सोर्स कंप्यूटर के पास डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो फिलहाल नहीं है। अब ऐसे, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब हमारे सोर्स कंप्यूटर को डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिलेगी, तो डेटा कैसे फॉरवर्ड करेगा? ऐसे कंडीशन में आपका जो सोर्स कंप्यूटर है, ऐसे कंडीशन में आपका सोर्स कंप्यूटर जो है एक स्पेशल टाइप का पैकेट जनरेट करता है, जिसको हम कहते हैं आर्प रिक्वेस्ट। जिसको क्या कहते हैं? आर्प रिक्वेस्ट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आर्प रिक्वेस्ट जो है वो सिस्टम क्यों जनरेट करता है, तो मैं उसका आंसर ये दूंगा कि अगर किसी सोर्स कंप्यूटर को किसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे अगर डेटा फॉरवर्ड करना है और उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस आपके सोर्स कंप्यूटर को पता नहीं है, तो उसको पता करने के लिए आपके सिस्टम ए ने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट किया है। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे कंडीशन में आपके सोर्स कंप्यूटर ने क्या किया? आपके कंप्यूटर ए ने सोर्स आईपी के अंदर अपनी आईपी रखी 192.168.0.1 और सोर्स मैक एड्रेस के अंदर कंप्यूटर ए का मैक एड्रेस है, लेकिन उसे कंप्यूटर बी का मैक एड्रेस नहीं मालूम है। तो टारगेट मैक एड्रेस आप बिल्कुल ब्लैंक देख रहे हैं, लेकिन टारगेट कंप्यूटर जिसका मैक एड्रेस पता करना है वो आईपी ऑलरेडी डिफाइन यहाँ पे 192.168.0.2। लेकिन मेरा क्वेश्चन है नारायण आपसे कि अगर कंप्यूटर बी को आर्प रिक्वेस्ट भेज रहा है, यह मालूम करने के लिए कंप्यूटर बी का मैक एड्रेस क्या है, तो क्या कंप्यूटर ए को यह पता है कि स्विच के किस इंटरफेस पे 192.168.0.2 कनेक्टेड है? क्योंकि स्विच में तो बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कंप्यूटर ए ने जो आर्प रिक्वेस्ट क्यों जनरेट की है? कंप्यूटर ए ने जो आर्प पैकेट बनाया है वो इसलिए बनाया है कि उसे मालूम करना है कि 192.168.0.2 का मैक एड्रेस क्या है। लेकिन उसको मालूम करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन राइज ये होता है, क्या आपके कंप्यूटर को ये पता है कि स्विच के किस इंटरफेस पे अटैच है 192.168.0.2? तो नहीं, लेकिन स्विच खुद ऑटोमेटिक ले लेगा सर। नहीं, वो आप छोड़ दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपके सिस्टम ए को पता है कि स्विच के किस इंटरफेस पे 192.168.0.2 कनेक्टेड है? नहीं पता। नहीं पता है। जो नहीं पता है, इसका मतलब क्या करेगा? हर एक इंटरफेस पे जा के पूछेगा। यस और नो? थोड़ा तेज बोलिए आप। जी सर, करेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर एक इंटरफेस पे जा के पूछेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं कहना चाह रहा हूँ वन टू मेनी करेगा। और वन टू मेनी को क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट बोलते हैं ना। इसका मतलब ये ब्रॉडकास्ट करने वाला है। तो आप गौर से देखिए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में इसने FFF डाल दिया है। FFF एक स्पेशल टाइप का मैक एड्रेस है। मेरी बात को सुनिएगा। FFF जो है एक स्पेशल टाइप का मैक एड्रेस है। दिस इज कॉल्ड लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। दिस इज कॉल्ड लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये एक लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है जिसके द्वारा ब्रॉडकास्ट होने वाला। तो देखिए क्या होने वाला है कि आपके सिस्टम ए की तरफ से जब आर्प रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया जाएगा स्विच की तरफ, ये देखिए स्विच की तरफ आर्प रिक्वेस्ट गया, और आर्प रिक्वेस्ट पे जाने के बाद आपके स्विच ने क्या किया? स्विच ने जैसे ही फ्रेम को रिसीव किया, मेरी बात को समझिएगा, स्विच ने जैसे ही फ्रेम को रिसीव किया, उस फ्रेम के अंदर जो सोर्स मैक एड्रेस है, सोर्स कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है, उसकी एंट्री अपने मैक टेबल में उसने कर ली है। और किस इंटरफेस से ये मैक एड्रेस को लर्न किया गया है, किस इंटरफेस से वो मैक एड्रेस को लर्न किया गया है, उसकी भी एंट्री कर ली है। अब देखिए फाइनली वो क्या करने वाला है? फाइनली वो ब्रॉडकास्ट करेगा, FFF करेगा। देखिए दोनों इंटरफेस पे भेजेगा। ये देखिए दोनों इंटरफेस पे इसने फॉरवर्ड कर दिया। ये देखिए, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट करना। ये ब्रॉडकास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में FFF डला हुआ था। तो देखिए इस वाले कंप्यूटर ने बोला कि वो डेस्टिनेशन में ही नहीं हूँ। तो जब डेस्टिनेशन ये नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? डेस्टिनेशन ये है। ऐसे कंडीशन में कंप्यूटर बी जो है
ऐसी कंडीशन में कंप्यूटर बी जो है वो एक स्पेशल टाइप का पैकेट जनरेट करेगा जिसको बोलते हैं आर्प रिप्लाई। तो आपके सिस्टम ए ने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट किया था मालूम करने के लिए कि 192.168.0.2 का मैक एड्रेस क्या है। अब आपका सिस्टम बी जो है वो आर्प रिप्लाई फॉरवर्ड कर रहा है। तो आर्प रिप्लाई के अंदर आप देखें, आर्प रिप्लाई के अंदर सिस्टम बी का आईपी एड्रेस है, सिस्टम बी का मैक एड्रेस है, और जिसे आर्प रिप्लाई फॉरवर्ड करना है वो आपका टारगेट आईपी है, वो सिस्टम ए का आईपी है, और सिस्टम ए का ये मैक एड्रेस है। तो आप गौर से देखें, फिलहाल आपके स्विच ने सिर्फ एक ही मैक एड्रेस को लर्न किया है, लेकिन जैसे ही आर्प रिप्लाई इस सिस्टम से स्विच की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा, ये फॉरवर्ड किया गया, स्विच ने जैसे ही फ्रेम को रिसीव किया तो स्विच क्या करेगा, उस फ्रेम को खोलेगा। स्विच की तरफ, कंप्यूटर बी की तरफ से फ्रेम जो आया है उस फ्रेम को जैसे ही रिसीव करेगा तो उसको फ्रेम को खोलेगा और मालूम करेगा कि मेरी तरफ कौन आ रहा है, कौन सोर्स आ रहा है। तो सिस्टम बी आ रहा है, तो सिस्टम बी के मैक एड्रेस की एंट्री भी उसने कर ली है। और अब देखिए आप स्विच के मैक टेबल में दो मैक एड्रेस है, और अभी अभी जो आपके स्विच ने मैक एड्रेस को जो लर्न किया है वो किस इंटरफेस से लर्न किया है उसकी भी एंट्री इसने कर ली है। आप देखें जैसे ही स्विच की तरफ से आर्प रिप्लाई फॉरवर्ड किया जाएगा सिस्टम ए की तरफ, ये आर्प रिप्लाई आया और आपके सिस्टम ने आर्प टेबल जो है मेंटेन कर लिया। ये देखिए, अब आपके कंप्यूटर ए के आर्प टेबल में फिजिकल एड्रेस भी है और आपका जो है लॉजिकल एड्रेस भी है। तो आपके सिस्टम ए के आर्प टेबल में डेस्टिनेशन कंप्यूटर की एंट्री हो चुकी है। मेरे ख्याल से प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। जी, और मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको देखिएगा। दूसरी कंडीशन ये है, ये वो प्रोसेस है ब्रदर, ये वो प्रोसेस है जब आपके सिस्टम को किसी भी डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस ना पता हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये करता है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है ब्रदर कि अब तो स्विच ने, अब आपके स्विच ने मैक एड्रेस को लर्न कर लिया है और आपके सिस्टम ए ने भी डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस मालूम कर लिया है। ऐसी कंडीशन में अगर कंप्यूटर ए अगर बी को डेटा फॉरवर्ड करेगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि जब हमारे कंप्यूटर के पास आर्प टेबल मेंटेन हो चुका है और स्विच के पास मैक टेबल मेंटेन हो चुका है, ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पे जो डेटा डिलीवर होगा वो किस तरह से कम्युनिकेशन होगा वो समझना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कम्युनिकेशन जो होता है वो तीन चीजों पे होता है। एक जो कम्युनिकेशन होता है जिसे हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है आपका आईपी एड्रेस पे होता है, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो मैक एड्रेस के ऊपर भी होता है, और कम्युनिकेशन जो है आपका पोर्ट एड्रेस पे भी होता है, पोर्ट एड्रेस पे भी। तो कम्युनिकेशन जो है हमारे नेटवर्क में तीन तरह से हो सकता है। आईपी एड्रेस के ऊपर हो सकता है, मैक एड्रेस पे हो सकता है, और पोर्ट एड्रेस पे भी होता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर ए ने कोई डेटा फॉरवर्ड किया, तो ये हमारा डेटा है, जो कंप्यूटर ए जो है डेटा फॉरवर्ड करने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब ये डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन जाएगा, तो जाने के दौरान जो है इसे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इस डेटा के ऊपर कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। इस डेटा के ऊपर जो है एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाएगी। आप जो डेटा फॉरवर्ड करने वाले हैं उस डेटा के ऊपर जो है एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाएगी, एक हेडर ऐड कर दिया जाएगा जिसको हम टीसीपी और यूडीपी का हेडर कहते हैं। जब आप आपका कंप्यूटर डेटा फॉरवर्ड करेगा तो वो डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह का है, तो डेटा के ऊपर टीसीपी और यूडीपी का हेडर ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें
तो आपके डेटा के ऊपर जो है एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाएगी जिसको हम कहते हैं आईपी हेडर, आईपी एड्रेस, उसको हम आईपी हेडर बोलते हैं। तो आपके डेटा के ऊपर जो है आईपी हेडर भी लगा दी जाएगी। और इसी तरह से ये जो डेटा फॉरवर्ड हो रहा होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, इसके ऊपर एक और हेडर ऐड कर दिया जाएगा जिसको हम कहते हैं ईथरनेट हेडर। मतलब ये है कि जब आप डेटा को फॉरवर्ड करेंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन तो कई सारी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने डेटा फॉरवर्ड करना फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो जो पोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपने सुना होगा कि HTTP प्रोटोकॉल जो होता है वो पोर्ट 80 पे काम करता है, सुना है आपने? जी सर। इसी तरह से आपने सुना होगा कि HTTPS जो है वो 443 पे काम करता है। 443, इसी तरह से आपने DNS सुना होगा कि DNS जो है वो 53 पोर्ट पे काम करता है ना? इसी तरह से आपने सुना होगा कि टेलनेट जो है वो 23 पोर्ट पे काम करता है। मतलब जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो वेल नोन पोर्ट को यूज करते हैं। तो अब कंडीशन ये है कि अगर आपने अपने सिस्टम पे जाके आपने लिखा http://yahoo.com, तो HTTP लिखने का मतलब यह है कि आप पोर्ट की इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो डेटा जो फॉरवर्ड होने वाला होगा, तो वहां पे जो सोर्स पोर्ट आप पूछेंगे, सोर्स पोर्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी और डेस्टिनेशन पोर्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, तो वो इंफॉर्मेशन आपके सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट की इंफॉर्मेशन जो है TCP UDP हेडर मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने अपने लैपटॉप पे ब्राउजर खोला और आपने लिखा http://yahoo.com, इसका मतलब यह है कि आप yahoo.com को एक्सेस करने वाले हैं। बट क्योंकि आपने HTTP लिखा है, तो HTTP का मतलब होता है पोर्ट 80, मतलब आप जो है पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में आपके डेटा के ऊपर जो है TCP UDP का हेडर ऐड हो सकता है, जिसके अंदर आपको सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि भाई हम अपने सिस्टम पे जाके yahoo.com लिखते हैं या facebook.com लिखते हैं, तो जो हम इंफॉर्मेशन जो टाइप कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिलेगी, तो आप कहेंगे जो भी आप डेटा फॉरवर्ड कर रहे हो उस डेटा के ऊपर TCP और UDP का हेडर लगता है, और उसी हेडर के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आप जो पोर्ट आप मालूम कर पाओगे। इसी तरह से जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट पे, तो रिक्वेस्ट करने वाला तो आपका कंप्यूटर है। तो जब आपका कंप्यूटर है तो आपके सिस्टम की आईपी भी जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप आईपी की बात करोगे जिसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी है, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई पूछता है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन की आईपी जो है मुझे कहाँ मिलेगी, हम कहाँ पे चेक करेंगे, तो आप कहोगे कि जो भी आप डेटा फॉरवर्ड कर रहे हो वो उसके अंदर जो आईपी हेडर होता है, उस आईपी हेडर में आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन की आईपी मिलेगी। लेकिन इसी तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो भाई जब आप डेटा फॉरवर्ड कर रहे हो तो डेटा फॉरवर्ड करने के दौरान जो मैक एड्रेस भी ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे कहाँ मिलेगी, तो हम कहेंगे कि ईथरनेट हेडर में मिलेगी। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी डेटा फॉरवर्ड करते हो तो डेटा के ऊपर कई सारी इंफॉर्मेशन ऐड होती जाती है। इसके ऊपर TCP मतलब TCP और UDP हेडर में आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट मिलेगा, आईपी हेडर के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन की आईपी आपको मिल जाएगी, ईथरनेट हेडर के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था ब्रदर कि अब क्या कंडीशन है, अब आपका जो स्विच है, इस स्विच के पास ऑलरेडी मैक टेबल मेंटेन हो चुका है ना, और आपने देखा कि कंप्यूटर ए का जो आर्क टेबल वो भी मेंटेन हो चुका है। ऐसे कंडीशन में जब सब कुछ मेंटेन हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में अगर कंप्यूटर बी को डेटा भेजेगा, तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि किस किस तरह की इंफॉर्मेशन ऐड होगी। तो देखिए ये आपका डेटा है, इस डेटा के ऊपर आईपी हेडर ऐड हो गया, आप देखें गौर से, और इस आईपी हेडर के अंदर सोर्स कंप्यूटर की आईपी आपको दिख रही है,
और डेस्टिनेशन कंप्यूटर की आईपी मिल रही है। तो मतलब ये है कि डेटा के ऊपर जो आईपी हेडर आपको दिख रहा है और इसी आईपी हेडर के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी मिलेगा। और आप देखिए यहाँ पे लेयर 2 हेडर है और लेयर 2 हेडर के अंदर आप देख रहे हैं कि सोर्स कंप्यूटर का मैक एड्रेस है और डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैं पूछना चाहिए चाहता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन में जब आपके कंप्यूटर ने आप टेबल मेंटेन कर लिया है और आपके स्विच ने जो मैक टेबल मेंटेन कर लिया है, ऐसी कंडीशन में आपका जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर बी से जो है वो किस तरह का कम्युनिकेशन करेगा? क्या वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करेगा या ब्रॉडकास्ट करेगा, क्या करेगा? तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब भी आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपका जो डेटा यहाँ से निकला है आपके कंप्यूटर ए से, उसके ऊपर आईपी हेडर भी आप देख रहे हैं ऐड हुआ है और उसके ऊपर आप जो है इथरनेट हेडर भी देख रहे हैं, लेयर 2 हेडर भी देख रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है, इस बात को सोचिए कि जैसे ही आपके सिस्टम से डेटा जाएगा, जैसे ही आपके सिस्टम ए की तरफ से डेटा फॉरवर्ड किया जाएगा स्विच की ओर, तो स्विच क्या करेगा? स्विच जो है आईपी हेडर को नहीं खोलेगा, स्विच जो है इथरनेट हेडर को खोलेगा और इथरनेट हेडर के अंदर वो चेक करेगा डेस्टिनेशन को। तो गौर से देखिए डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन जो है लास्ट में देखिए 67 EC है, 67 EC। तो स्विच क्या करेगा? डेस्टिनेशन को चेक करेगा और डेस्टिनेशन को चेक करने के बाद अपने मैक टेबल को चेक करेगा और मैक टेबल जो है वो किस इंटरफेस से कनेक्टेड है, ये वाला मैक एड्रेस, ये इंटरफेस, ये जो आपका मैक एड्रेस है डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, ये पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हो गया आपका जो स्विच है वो डिसीजन जो ले रहा है डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए वो मैक एड्रेस पे कर रहा है और कम्युनिकेशन जो हो रहा है यहाँ पे वो आपका मैक एड्रेस के ऊपर हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसी डिवाइस जो मैक एड्रेस के ऊपर डेटा को फॉरवर्ड करे उसे हम लेयर 2 डिवाइस कहते हैं। तो ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये जो स्विच आप देख रहे हैं, ये आपकी लेयर 2 स्विच है। और कम्युनिकेशन जो होगा मतलब मेंटेन हो जाने के बाद आपके स्विच का जो मैक टेबल वो मेंटेन हो जाने के बाद, सिस्टम का जो आर्ट टेबल वो मेंटेन होने के बाद, कम्युनिकेशन जो होगा नेक्स्ट टाइम से वो यूनिकास्ट होगा। फर्स्ट टाइम जो आपने देखा वो ब्रॉडकास्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद वो यूनिकास्ट करेगा। अब आप यहाँ पे फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये बताओ कि अगर कंप्यूटर सी से कम्युनिकेशन अभी करना चाहेगा तो किस तरह कम्युनिकेशन होगा? तो मैं यही कहूंगा कि पहले जो हमारा प्रोसेस ए और बी के बीच में हुआ था, यही पूरे प्रोसेस को दोहराया जाएगा बिटवीन सिस्टम ए एंड सिस्टम बी और उसके बाद ही फिर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगा। होप यू अंडरस्टैंड, बात समझ आ गया? तो मैंने फिलहाल जो आपको ये समझाया कि सिस्टम जो है आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं स्विच इन्वायरमेंट में। देखिए अब आपने देखा कि स्विच के पास जो है मैक टेबल मेंटेन हो चुका है और आपने देखा कि कंप्यूटर के पास आर्क टेबल मेंटेन हो चुका है। अब मुझे ये देखना है ब्रदर कि क्या ये कंप्यूटर ए आपका कंप्यूटर बी से कम्युनिकेशन कर पाता है या नहीं कर पाता, ये मुझे चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, चेक करने के लिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला और कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद मैंने लिखा पिंग जो है टेस्ट करने के लिए कनेक्टिविटी, लॉजिकल कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं और पिंग जो है ICMP प्रोटोकॉल का मेंबर है। अब मैं यहाँ पे जाके 192.168.0.2 लिखूंगा, ये डेस्टिनेशन का IP है और मैंने जैसे इंटर मारा और ये रिप्लाई दे रहा है। ये रिप्लाई को देखें आप यहाँ पे, इससे कई सारी चीजें पता चल रही है। जब आपने अपने कंप्यूटर से कनेक्टिविटी को चेक करने की कोशिश की आपने, तो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपको कि आपके सिस्टम ने 4 पैकेट को फॉरवर्ड किया और 4 पैकेट को रिसीव किया गया है, लेकिन जो लॉस है वो 0 है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता चला कि आपके सिस्टम ने कितने पैकेट भेजे और कितने पैकेट रिसीव हुए, कितने पैकेट लॉस हुए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पिंग के दौरान पता चल गया। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप पिंग करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बैकग्राउंड में 2 इवेंट होते हैं। पिंग करने के दौरान बैकग्राउंड में 2 इवेंट होते हैं। वो इवेंट क्या है? एक इवेंट है इको रिक्वेस्ट बोलते हैं इसको, इको रिक्वेस्ट।
और एक जो इवेंट होता है इसके अंदर उसको बोलते हैं इको रिप्लाई। इको रिप्लाई, तो देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब आप पिंग करेंगे तो बैकग्राउंड में दो इवेंट होते हैं, इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई। कहने का मतलब यह है कि जब आप कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी की तरफ पिंग करते हैं तो आपके सिस्टम ए से ट्रैफिक निकल के बी पे जाती है, तो सिस्टम ए से जो रिक्वेस्ट बी की तरफ जा रही है उसको बोलते हैं इको रिक्वेस्ट। लेकिन जब बी रिप्लाई देता है सिस्टम ए को तो वो कहलाता है इको रिप्लाई। बात को समझिएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब आपका सिस्टम ए इको रिक्वेस्ट भेजेगा तो इको रिक्वेस्ट भेजने के दौरान जो सोर्स आईपी होती है आपकी जो सोर्स आईपी है 192.168.0.1 है, और डेस्टिनेशन जो आईपी होगी 192.168.0.2। लेकिन जब आप इको रिप्लाई जब सिस्टम बी देगा, तो सोर्स आईपी सिस्टम बी का हो जाएगा 192.168.0.2, और डेस्टिनेशन जो आईपी है वो हो जाएगा 192.168.0.1। तो कहने का मतलब ये है कि जब इको रिप्लाई सिस्टम बी फॉरवर्ड करेगा तो सोर्स आईपी जो है आपका 192.168.0.2 होगा सिस्टम बी का, और सिस्टम ए का जो है वो डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ब्रदर क्या है, ये जो टाइम शो कर रहा है, ये टाइम सबसे पहले जब आप पिंग कर रहे हैं तो ये जो इंफॉर्मेशन है बाइट 32 बिट बाइट, तो यहाँ पे जो 32 बिट बाइट जो ये कह रहा है कि जब आप पिंग कर रहे हो तो पिंग के दौरान भी 32 बिट का डेटा फॉरवर्ड कर रहे हो, ये मतलब हुआ। लेकिन ये जो टाइम आप बता रहे हो, ये टाइम क्या है, ये टाइम को जरा देखिए, अप्रोक्सीमेट राउंड ट्रिप टाइम इन मिली सेकेंड। ये जो टाइम है वो मिली सेकेंड का है। तो ये जो मिली सेकेंड में टाइम जो बता रहा है वो टाइम है जिस दौरान आपके सिस्टम से ट्रैफिक निकल करके आपके सिस्टम बी पे गई है। मतलब ये जो टाइम है वो इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई दोनों को मिला के जो टाइम हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये जो टाइम आपको बता रहा है पिंग के दौरान जो आपने टाइम देखा, ये वो टाइम है जो आपके सिस्टम से इको रिक्वेस्ट गई सिस्टम बी पे, और सिस्टम बी की तरफ से इको रिप्लाई, मतलब दोनों इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई जाने में जो टाइम लग रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए पिंग भी एक ट्रबल शूटिंग का पार्ट हो गया। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि आपके नेटवर्क में स्पीड स्लो आ रही है, आप कोई भी रिसोर्सेज अगर एक्सेस कर रहे हैं, आप मान लीजिए गूगल एक्सेस कर रहे हैं या फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको एक्सेस करने में काफी टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा कि ऐसा रिसोर्सेज, किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस करने में इतनी टाइम क्यों लग रहा है। तो उसके पीछे यहाँ रीजन ये है ब्रदर कि सबसे पहले तो आप गूगल को पिंग करें, और पिंग करने के दौरान ये टाइम अगर मान लीजिए 200 माइक्रोसेकंड, 300 माइक्रोसेकंड, 400 माइक्रोसेकंड अगर दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके नेटवर्क में कंजेशन है, या ऐसा हो रहा है कि जितनी भी आपने बैंडविड्थ ले रखी है उससे ज्यादा जो आपके यूजर उस बैंडविड्थ का कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग यूजर जो आपके हैं वो फेसबुक खोल के बैठे हुए हैं, कुछ आपके यूट्यूब खोल के बैठे हुए, तो रिसोर्सेज ज्यादा एक्सेस हो रहे हैं ट्रेंड से, इसलिए भी आपका नेटवर्क स्लो हो रहा है। तो आपके यहाँ पे दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट पे आप फायरवॉल कॉन्फ़िगर करें, और फायरवॉल पे जाके ये पॉलिसी लगाएं कि इस डिपार्टमेंट के यूजर इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट आपका सेल्स और मार्केटिंग है, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग के लिए जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है वो तो होना ही चाहिए, तो आप ये चाहते हैं कि जो आपका सेल्स और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है उनके लिए सारे रिसोर्सेज खोल दें, लेकिन जो हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको हम कुछ रिसोर्सेज को लिमिट कर दें। तो इस तरह की जो पॉलिसी है वो हम फायरवॉल पे लगाते हैं, और इस तरह से हम जो हमारा जो बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम हो रहा था उसको, या तो हम एक दूसरा सॉल्यूशन भी है कि भाई जो आपने लिंक ले रखी है उस पर थोड़ा आप बैंडविड्थ तो बढ़वा लें। तो ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कई सारी चीजें डिस्कशन की है आपसे। दूसरी जो टॉपिक है वो टीटीएल है। टीटीएल को बोलते हैं टाइम टू लीव। टीटीएल जो है, अब मैं अगर टीटीएल को आपको बताऊं टीटीएल के बारे में, तो थोड़ा आपको वेट करना होगा।
मैं थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊंगा। ओके सर, आप फायरवॉल और सिक्योरिटी भी सिखाएंगे जी, क्या? फायरवॉल मैं और फायरवॉल सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी भी भी आप कराता करेंगे? हूँ, फायरवॉल सिक्योरिटी भी कराता हूँ। उसके हमने जो एक कोर्स मॉड्यूल तैयार किया है, उसके अंदर हम जो है फायरवॉल जो है, जैसे एक फायरवॉल सीखेंगे तो बहुत कॉस्टली लगता है आपको है, तो मैंने एक कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके अंदर आपको चेक पॉइंट का फायरवॉल बताया जाएगा और पालो अल्टो का फायरवॉल बताया जाएगा और आपको इथिकल हैकिंग कराई जाएगी। ये तीनों कोर्स की फीस जो है वो लगभग 35,000 है, लेकिन सिर्फ आपको 10,000 में कराया जाएगा। ओके बट ये कि पहले हम ये चीज देख लें, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। जी सर। ये क्लास के दौरान मुझे ये सब टॉपिक डिस्कशन नहीं करनी चाहिए थी, जी लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने डिस्कशन कर ली। सैटरडे संडे क्लास नहीं लेते, ये याद रखिएगा। ओके सर। सैटरडे संडे क्लास उनकी चलती है जो जो जॉब में है, सिर्फ सैटरडे संडे ही उनको क्लास चाहिए, तो उनकी क्लास हम लेते हैं। जैसे रेगुलर जो ओके क्लासेस हम लेते हैं वो मंडे टू फ्राइडे लेते हैं। ठीक है सर, सैटरडे संडे मिल टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। जी। पिछली आपने 2 क्लास लिए, 2 क्लासेस समझ में आ रही है आपको? जी सर। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको और सभी चीज करके दिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ओके जी सर। तो अभी आपकी जॉब कहाँ चल रही है? अभी इधर ही सर, रूम से ही कर रहा हूँ अभी तो, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। अच्छा, वर्क फ्रॉम, कौन सी कंपनी आपकी है? स्टारटेक बोल के कंपनी, बीपीओ सर, स्टारटेक बोल अच्छा, बीपीओ है। के। जी ओके ओके, ठीक है, आपने बताया था मुझे। जी बेटा देखो तो मेरा सर, फोन आएगा। नोएडा में भी है ना आईटी कंपनी? मेरा फोन देखो जी। क्या बताया आपने? नोएडा में भी आईटी कंपनीज है ना? नोएडा में नोएडा बहुत सारी नोएडा कंपनी में है। आईटी आईटी कंपनी। मुझे दे दो, बहुत सारी कंपनी है। जी नोएडा में बहुत सारी कंपनी है। नोएडा, गुड़गांव सभी एक ही पास पास है। नहीं 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 नहीं, पास पास नहीं है, बट थोड़ा दूर है। बट ये कि अच्छा नोएडा में आपका एचसीएल है और भी बहुत सारी कंपनी है। अच्छा। मेरा जो सेंटर है वो नोएडा सेक्टर 15 बिल्कुल मेट्रो के पास में ही है।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ऑलरेडी हमने कनेक्टिविटी कर दी यहाँ पे, और हर एक इंटरफेस की आईपी आप देख रहे हैं। इस वाले इंटरफेस की आईपी 11.0.0.2 है, 12. यहाँ पे 12.0.0.1 है, 12.0.0.2 है, 13.0.0.1 है, 13.0.0.2 है, और इस वाले इंटरफेस पे मैंने 192.168.1.1 डाला है, और इस कंप्यूटर में मैंने डाला है 192.168.1.2, बट गेटवे जो होगा वो राउटर की आईपी होगी 1.1। इसी तरह से ये जो कंप्यूटर है इसकी आईपी मैं रखूंगा, मैं इसकी आईपी रखूंगा 192.168.0.2, बट गेटवे में मैं रखूंगा 192.168.0.1। और अब देखिए, मैं यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये जो दिल्ली का कंप्यूटर है, क्या वो मुंबई की कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, ये हम चेक करते हैं। तो मैं इस सिस्टम पे गया, कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, और मैं पिंग कर रहा हूँ, पिंग 192.168.1.2, और आप देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो पिंग के दौरान जो रिजल्ट आया है वो ये है कि आपने 4 पैकेट को फॉरवर्ड किया है, लेकिन रिसीव 3 हुआ है और एक लॉस हो गया है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि ये जो पैकेट लॉस बता रहा है ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि जिस वक्त हमारे सिस्टम के पास डेस्टिनेशन कंप्यूटर के आर्प जो एंट्री है वो नहीं थी डेस्टिनेशन की, तो उस दौरान वो आर्प टेबल क्रिएट कर रहा था। उस आर्प टेबल क्रिएट करने के दौरान जो टाइम लगा, उस दौरान एक पैकेट जो है वो लॉस्ट हो गया। अगर ARP अगर आप -A लिखेंगे फिलहाल, तो देखिए इसके पास एंट्री है ऑलरेडी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आपका जो 4 पैकेट आपने भेजा, 3 पैकेट रिसीव किया गया, एक लॉस्ट हुआ। लॉस्ट का मतलब है कि आपने आपके सिस्टम ए के पास डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की एंट्री नहीं थी, या यूं कहें कि आपके गेटवे की एंट्री नहीं थी, तो उसको एंट्री करने के लिए जो टाइम लगा उस दौरान एक पैकेट लॉस हो गया। अब देखिए मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब ऐसी सिचुएशन में कंप्यूटर ए अगर कंप्यूटर बी से कम्युनिकेशन करेगा, मतलब दिल्ली का कंप्यूटर मुंबई के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करेगा, तो आप देखें इस जो पैकेट आपके सिस्टम ने जनरेट किया है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा है, इस डेटा के ऊपर आईपी हेडर लगा है, और आईपी हेडर के अंदर सोर्स आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, लेकिन साथ में देखिए एक वैल्यू यहाँ से पास हो रही है जिसको बोलते हैं TTL 255। मतलब आपके सिस्टम से TTL जो है वो 255 निकल रहा है। गौर से इसको देखिएगा, आपके सिस्टम से जो TTL वैल्यू पास हो रही है वो 255 पास हो रही है। लेकिन जैसे ही आपके सिस्टम से राउटर के पास वो पहुंचेगा पैकेट, तो राउटर क्या करता है
उस टीटीएल वैल्यू को वो डिक्रीमेंट कर देता है। मेरी बात को समझिए। जी अब देखिए 255 से 254 हो गया। जी अब आप देखिए इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे तो 254 से 253 हो जाएगा। यहाँ देखिए 253 हो गया। जी और इसी तरह से जब आगे उसको और फॉरवर्ड करेंगे तो ये 252 हो जाएगा। ये आपका 252 हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये टीटीएल जो वैल्यू है वो क्या कर रही है। अब इसको समझिए गौर से। ये जो टीटीएल वैल्यू वो क्या कर रही है। टीटीएल का फुल फॉर्म होता है टाइम टू लीव। अब इसको गौर से सुने आप। मान लीजिए कि ऐसे आईपी को हम पिंग करते हैं। मान लीजिए हम किसी भी इंटरनेट पे ऐसे आईपी को पिंग करते हैं जो नेटवर्क में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपने अपने कंप्यूटर से ऐसे आईपी को पिंग किया जो नेटवर्क में है ही नहीं है, तो आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट तो निकल जाएगी ना। निकलने के बाद इंटरनेट पे जाएगी और इंटरनेट पे वो ढूंढना चालू करेगी। उस ढूंढने के दौरान 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, वो ढूंढता ही रहेगा। लेकिन अगर मेरे ही जैसे कुछ 40-50 हजार लोग ऐसे आईपी को पिंग करते हैं जो नेटवर्क में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो होगा क्या कि आपके नेटवर्क में जो है लूप क्रिएट कर देगा। अब डेस्टिनेशन मिलेगा ही नहीं, वो ढूंढता रहेगा, तो लूप क्रिएट करेगा ना आगे चल के। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा लूप क्रिएट होता नहीं है। लेकिन क्यों नहीं होता, उसकी वजह ये है कि जब भी आप किसी डेस्टिनेशन को पिंग करते हैं तो आपके जो पिंग का जो पैकेट जा रहा है उसके दौरान, पिंग का जो पैकेट फॉरवर्ड किया जा रहा है उसके दौरान उस पैकेट के अंदर टीटीएल वैल्यू डाल दी जाती है 255। तो सोर्स कंप्यूटर ही 255 टीटीएल डाल के भेजता है। अब जैसे जैसे राउटर को पास करता जाता है टीटीएल वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाती है। बात तो सुनिएगा। अब कंडीशन ये है कि अगर आपका डेस्टिनेशन जिसको आप पिंग करने वाले हो, अगर वो टीटीएल 255 के अंदर मिल रहा है, अगर आपका डेस्टिनेशन जो है 255 टीटीएल के अंदर मिल रहा है, देन यू विल गेट डन सर। लेकिन आपका डेस्टिनेशन 255 जो है डिक्रीमेंट होते 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 0 हो गया। उसके बाद जब 0 हो गया, इसका मतलब वहीं पे आपके पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा, उसको ढूंढने के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो टीटीएल वैल्यू है वो इनफिनाइट लूप को प्रिवेंट करने का भी काम कर रही है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो मैंने ये टीटीएल वैल्यू जो आप पिंग करते हो, तो टीटीएल वैल्यू क्या है उसको भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरी और क्या है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक और हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, और वो टॉपिक है, वो भी ट्रबल शूटिंग के अंदर हम इसको यूज करते हैं। और वो जो 2 कंपोनेंट है वो है ट्रेसर। नाम सुना है आपने? नहीं सर। ट्रेसर एंड ट्रेस रूट 2 कमांड है जिसके द्वारा हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। अब इससे ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे वो समझिए आप। अब देखिए मैं यहाँ पे हूँ, दिल्ली में हूँ, और मुंबई वाले कंप्यूटर को मैं ट्रेस करना चाहता हूँ, रूट को ट्रेस करना चाहते हैं। मैं सिस्टम पे जाऊंगा और सिस्टम पे जाने के बाद मैं लिखूंगा TRACERT ट्रेसर, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर का आईपी लिखूंगा मैं। लिखने के बाद जैसे ही मैं इंटरफेस करूंगा, तो सोर्स कंप्यूटर आपका ये है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर ये है। लेकिन आपके सिस्टम की ट्रैफिक पहले आपके इस इंटरफेस पे आएगी, फिर इस वाले इंटरफेस पे आएगी, फिर इस वाले इंटरफेस पे आएगी, फिर इस वाले इंटरफेस पे आएगी, तब यहाँ पे आएगी। तो जैसे ही आप ट्रेस रूट कमांड चलाते हैं, ट्रेसट कमांड चलाते हैं, तो जो मेरा इंटरफेस है, जिस इंटरफेस को क्रॉस करते हुए डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक ट्रैफिक जाती, उसके आईपी को दिखाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले आपके सिस्टम से ट्रैफिक आपके गेटवे तक जाती है, तो इसलिए उसने गेटवे की आईपी को शो की है पहले। गेटवे तक पहुंचने के बाद आपकी जो ट्रैफिक इस वाले इंटरफेस पे आती है, और इस वाले इंटरफेस की आईपी 11.0.0.2 है, तो देखिए वो 11.0.0.2 को शो कर रहा है। फिर इसी तरह से इस वाले इंटरफेस पे आती है 12.0.0.2 पे, तो देखिए 12.0.0.2 शो कर रहा है। तो इस तरह से होते हुए आपकी ट्रैफिक, मतलब ये जो ट्रेस रूट कमांड देख रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे जो ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रही है वो किस तरह से, मतलब उस रूट को ट्रेस करके आपको बता रहा है। ये जो कमांड है वो रूट को ट्रेस करके बता रहा है।
लेकिन आपसे आपका जो एम्प्लॉय है वो शिकायत करता है कि मैं इस सोर्स से बैठ के, मैं इस सोर्स पे हूँ, इस सोर्स कंप्यूटर पे हूँ, लेकिन मेरी ट्रैफिक यहाँ तक रीचेबिलिटी नहीं हो पा रही है। मैं यहाँ से इस कंप्यूटर पे बैठ के इस कंप्यूटर के रिसोर्सेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ट्रबल शूटिंग स्टार्ट कीजिए। तो जब ट्रबल शूटिंग आपने स्टार्ट किया, रूट को ट्रेस रूट मारा आपने, तो 12.0.0.2 पे जाके आपके ट्रैफिक यहाँ पे स्टक कर जाती है। इस 12.0.0.2 से वो आगे नहीं बढ़ पाती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो ट्रैफिक है वो 12.0.0.2 इस वाले इंटरफेस पे आ रही, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ट्रेसट कमांड से क्या हो गया, ये पता चला कि मेरी ट्रैफिक फिलहाल डेस्टिनेशन तक तो नहीं जा रही है, लेकिन कहां तक जा रही है? यहां तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहां से नहीं जा रही है। आप यहाँ पे ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके सर, बात समझ गए ना? आप जो ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से करेंगे। हो सकता है कि ये जो हो सकता है कि हमारा ये फिजिकल इंटरफेस जो है वो डाउन हो गया हो, या फिजिकल इंटरफेस में कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो, हमारा जो इंटरफेस है वो स्टक कर गया हो, कुछ भी हो सकता है, पावर फेलियर का ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं जिसको आपको ट्रबल शूटिंग करना होगा। तो ट्रेसर जो कमांड है उससे हम रूट को ट्रेस करते हैं, लेकिन ट्रेसर जो कमांड है वो कंप्यूटर पे चलता है। यही काम जो आप सिस्टम पे कर रहे हो, आप अगर राउटर पे चलाओगे तो राउटर पे जो कमांड चलती है वो है ट्रेस रूट और आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर की आईपी। तो देखिए वो वही रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन राउटर पे जो है वो ट्रेस रूट कमांड चलाया जाता है रूट को ट्रेस करने के लिए, और सिस्टम पे आप ट्रेसर यूज करते हैं रूट को ट्रेस करने के लिए। और ये दोनों जो है वो ट्रबल शूटिंग के ही कंपोनेंट है। ओके, बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? ज्यादा तो डिफिकल्ट तो नहीं है, हैं? जी सर, समझ रहा हूँ। ठीक है। तो फिलहाल मैं आपका जो वीडियो है उसको मैं फिलहाल स्टॉप रिकॉर्ड